हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी की तरफ लगे हुए होंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि सीटेट की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन या आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, नोटिफिकेशन जैसा प्राप्त हुआ है, तो उसी को लेके हम लोग कुछ क्रेज को लेके आ रहे हैं। भारत के भौगोलिक स्वरूप की संरचना करेंगे और आपको बहुत कम समय में अच्छी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें तथ्य आपके सामने लिखे हुए हैं जिसको हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। ये भारत का भौगोलिक स्वरूप है। उत्तर में अगर देखें तो भारत का जो अंतिम राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। भारत की जो अंतिम उत्तरी भूखंड सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। तो नॉर्थ और कॉल, एनसी से मतलब ये हो जाएगा कि नॉर्थ में आपका कॉल है। कभी कन्फ्यूजन होता है कि पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए हमने इससे कोडिंग करी है। एसपी साउथ में आपका पॉइंट है, या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी प्राचीन काल में इसको जानते थे हम। तो पिग्मेलियन पॉइंट या पॉइंट हमें साउथ में प्राप्त होगा एसपी से। एनसी नॉर्थ में हमें इंदिरा कॉल मिलेगा, सी फॉर कॉल। तो ये आपका अंतिम दक्षिणतम एवं उत्तरीतम आपके अंतिम भूखंड बिंदु है भारत के। आते हैं हम लोग इधर भारत के पश्चिमी छोर की तरफ आते हैं, तो भारत का अंतिम पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है। और यहाँ जो अंतिम भारतीय भूखंड सीमा है जिसको सर्करीक राजहर या गौर माता बिंदु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा कि भारत का अंतिम पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो आपका गुजरात में वो आपके कच्छ के रण में स्थित है, वो आपका सर्करीक राजहर जो अभी विवाद चल रहा है। पूरब में आते हैं हम लोग, तो पूरब में भारत का अंतिम जो पूर्वी राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि अक्साई चीन और विवाद चल ही रहा है चीन के साथ हमारे। और यहीं पे लद्दाख उत्तर पश्चिम में हमारे, उत्तर पूर्व में भारत के साथ लद्दाख के साथ विवाद अभी गलवान घाटी में चल ही रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की अंतिम जो भूखंड सीमा समाप्त होती है उसे वलागू कहते हैं, या किबुत के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं ता होता है, कहीं कहीं था होता है, किबुत या किबुत। और 2014 से पहले चीन ने यहाँ पे अपनी एक अवैध चौकी बना रखी है। भारत इसका विरोध कर रहा है और इसलिए भारत के साथ चीन के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि चीन की जितनी मनमानी थी वो चलती आ रही है। 1962 आप देख ही रहे हैं, उसके बाद की चल रही है। बहुत सारे पाकिस्तान के साथ मिल करके उसने भारत के क्षेत्र को कब्जा किया हुआ है। अभी देखा आपने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, जिनके लिए हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और हम लोग वापस आते हैं टॉपिक के पर। तो बलागू या किबुत, जहाँ भारत में भारत के खिलाफ चीन ने अवैध चौकी बना रखी है। तो किबुत जो भारतीय अंतिम भूखंड है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत के 4 जो राज्य हैं वो 4 छोरों पे स्थित हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। अब बात आती है कि भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है। तो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है ये आप देख रहे हैं, ना ही त्रिभुजाकार है, ना ही आयताकार है, ना ही वर्गाकार है। यह एक चतुष्कोणीय आकृति का भौगोलिक स्वरूप वाला हमारा देश है। चतुष्कोणीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, और आप इसको समझ सकते हैं कि चतुष्कोणीय भारतीय भौगोलिक संरचना हमारी है। चतुष्कोणीय में एक शब्द आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। भारत के 4 महानगरों को अटल बिहारी सरकार में उनको राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़े गए वो कौन से 4 महानगर हैं भारत के, उनको आप हम समझ सकते हैं। और 2 रुपये के जो स्टील के कॉइन्स आते हैं उसमें ये सिंबल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मुंबई को जोड़ा गया राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा। ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा कोलकाता है, ये हमारी चेन्नई है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जोड़े गए 4 महानगर हैं। क्वेश्चन पूछाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महानगर नहीं है।
तो इन चारों में से जो बाहर का होगा वो नहीं होगा। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 से 2004 तक भारत सरकार में NDA 1 यानी कि अटल बिहारी जी सरकार थी, और 99 हमने कारगिल युद्ध किए थे। कारगिल युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ किए थे। पाकिस्तान ने हमारे इन 4 महानगरों को टारगेट कर अपनी एटॉमिक मिसाइल यहाँ पे लगा दी थी। तो उस समय इसका जो मूल्यांकन किया गया कि इन 4 महानगरों को हम राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में अगर यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उनको सेवाएं राजमार्गों द्वारा प्राप्त कर सकें, एयर मार्ग तो हम पहुँचा ही सकते हैं। तो भारत की राजधानियाँ हैं, भारत की आर्थिक राजधानी है, जो आप जानते हैं कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली हमारी प्रशासनिक न्यायिक राजधानी है, कोलकाता आप जान रहे हैं ये बंदर हार्बर के उसके पसंद हैं, पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं, चेन्नई बेंगलुरु के रूप में हम जिसे टेक्नोलॉजी राजधानी कह सकते हैं, ऐसा कि अथॉन्टिक नहीं है, लेकिन आर्थिक राजधानी के रूप में क्वेश्चन मुंबई को हम जानते हैं, ये प्रशासनिक इकाई है, न्यायिक राजधानी हमारी है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। भारत की जो अंतिम जो वाह्य क्षेत्रीय सीमा है वो टोटल 15,200 किलोमीटर है, जिसे मुख्य भूमि भी कह सकते हैं। 15,200 किलोमीटर क्या है? भारत की वाह्य क्षेत्रीय सीमा, मुख्य भूमि सीमा है, जो भारत की आउटलाइन के द्वारा हम समझ सकते हैं। 7,516 किलोमीटर जो जलीय भारतीय वाह्य सीमा है, जलीय आवरण के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत का संपूर्ण जो वाह्य क्षेत्रीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की बात की जाएगी तो ये आपका 7,516 किलोमीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप लाइक कमेंट में कर सकते हैं कि सर्वाधिक समुद्र तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है? आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है इसका आंसर, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक समुद्र तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको देना है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि भारत की जो ग्लोबल एग्जिस्टेंस है, भारत की वैश्विक स्थिति, टोटल हम लिखेंगे ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया, भारत की वैश्विक स्थिति। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, किन देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, राज्यों के साथ सीमा जुड़ी हुई है, भारत के साथ कितने पड़ोसी मुल्क हैं जो स्थलीय सीमा क्षेत्र द्वारा जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा क्षेत्र द्वारा जुड़े हुए हैं, किस किस हम विवादित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ, हमारे भारत के राज्यों के साथ उनके जो सीमा क्षेत्र का विवाद है। जैसे भी आपने देखा कि नेपाल के साथ हमारे चल रहे हैं विवाद, चीन के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, तो इनको तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत के ग्लोबल एग्जिस्टेंस, भारत की वैश्विक स्थिति। तो बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की ग्लोबल वैश्विक स्थिति कैसी है। तो देखेंगे, ये तो आपको हमें पता ही है कि भारत 7वीं क्षेत्रफल वाला देश है। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा वाला या क्षेत्रफल वाला राज्य देश कौन सा है? तो ये आपका है रूस, ये पहले स्थान पर है। यानी कि 1991-92 में रूस यानी कि सोवियत संघ रूस का विघटन होने के बाद आज भी रसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। कनाडा दूसरे नंबर पे है। चीन जनसंख्या के नाम पे पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के स्थान पर तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका चौथे स्थान पे है और ब्राजील 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर है और ये हमारा भारत है जो 7वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रूस, कनाडा, चीन से अब्राहम ऑस्ट्रेलिया भागा, रूस, कनाडा, चीन से अब्राहम ऑस्ट्रेलिया भागा, तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कनाडा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2015 के पीसीएस के एग्जाम में,
कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो आपका कनाडा है। तीसरे नंबर पे चीन है। अमेरिका, अब्राहम आप और अमेरिका चौथे स्थान पे है। ब्राज़ील पाँचवें स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया छठे स्थान पे भौगोलिक सीमा के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर, और भारत सातवें स्थान पर है। तो भारत का सातवां स्थान है हम भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। अब बात आती है भारत में दुनिया की कुल कितनी आबादी निवास करती है, तो वो है 17.5%। द होल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इतनी आबादी विश्व की भारत में निवास करती है, विश्व के भारत में निवास करती है। ये है 2011 जनगणना के अनुसार। 2021 की जनगणना हमारी होने जा रही है। जनगणना के बारे में बात किया जाए तो भारत की क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई, तो पहली जनगणना कब आयोजित की गई, 1872 में। और क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कि पहली नियमित या दशकीय जनगणना कब से आयोजित की गई, वो है 1881 से। तो नियमित या दशकीय होगा तो 81 होगा, और पहली जनगणना होगी तो 1872 होगा। तो विश्व की कुल कितनी % आबादी भारत में निवास करती है, 17.5% आबादी विश्व की भारत में निवास करती है। अब हम लोग उसी हाथ पे बात करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे कि भारत में विश्व की कुल कितनी क्षेत्रफल भारत की है, यानी कि जो 32,63,000 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है वो विश्व की कितने परसेंट का है, 2.42% है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का। ये आपको पता ही होगा कि भारत पे 2/3 जल है ना, और लगभग 71% जल है, जिसमें से 2% जल पेयजल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत विश्व में या धरती की, तो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 2/3 जल है, बाकी शेष भूखंड का 2.42% भारत की क्षेत्रफल की बराबर है। हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति कैसी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। थोड़ा रोक दीजिए। तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है, चीन पहले स्थान पे है, लेकिन और अन्य देश कौन कौन से स्थान पे हैं थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका चाइना हो गया, पहले स्थान पर है। ये इंडिया दूसरे स्थान पर है। ये हमारा अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ये है इंडोनेशिया चौथे स्थान पे है। ये है ब्राज़ील जो 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान छठे स्थान पर है। यानी कि आप यहाँ ने देखा होगा कि ब्राज़ील यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर है, और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील 5वें स्थान पर है। यानी कि ब्राज़ील विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, यानी समान स्थान पे। क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो विश्व क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान पर है या समान रैंक पे है, क्रम में है, वो है हमारा ब्राज़ील। तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या है विश्व की कुल रैंकिंग में छठे स्थान पर है ये, ठीक है। तो भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कि कितनी % आबादी विश्व की भारत में निवास करती है, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवेश करती है विश्व की। हम लोग आगे टॉपिक बात करेंगे देश कौन कौन से हैं। तो इसको 2 स्तर से क्लासिफाइड किया गया, कुल 7+2। एक्चुअल में देखा जाए 9 भौगोलिक देश हैं हमारे साथ जुड़े हुए भौगोलिक सीमा के साथ। तो यहाँ अगर देखा जाए स्थलीय सीमावर्ती देश,
यहाँ पे है जलीय सीमावर्ती देश। एक शब्द इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग विशुद्ध कहते हैं। विशुद्ध का मतलब समझते हैं आप लोग, प्योर ऑफ द प्योर, मतलब पूरी तरह से अशुद्ध नहीं होता। विशुद्ध का मतलब विशुद्ध रूप से जल। जैसा कि आपने देखा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको हमने दो तरह से क्लासिफाइड किया है। विशुद्ध रूप से जलीय सीमा से जुड़े हुए जो दो देश हैं वो हमारा मालदीव है और श्रीलंका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो विशुद्ध रूप से असलीय सीमा से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो जलीय और असलीय दोनों से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश है, नेपाल है ना। तो यहाँ पे हमने बताया आपको बचपन में MBA किया। अब मे का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बा चा पा न 4 यहाँ हो गए और MBA 3 यहाँ हो गए। ये 7 कंट्रीज हमारे यहाँ से जुड़े होते हैं। तो बा फॉर बांग्लादेश, ची फॉर चीन, चा पा फॉर पाकिस्तान, ना फॉर नेपाल। तो बचपन में हमें ये 4 कंट्री मिल गई जो हमारे पड़ोसी देश हैं। इधर आते हैं M फॉर म्यांमार, क्योंकि मालदीव वहाँ जा चुका है, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इनको थोड़ा सा क्लासिफाइड करेंगे। इस क्रम को अगर आप याद करते हैं, बचपन में MBA किया, तो ये बढ़ते से घटते क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय सीमा से राज्यों से जुड़े हुए आकार में, इनको कोई टच नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है वो भारत की सर्वाधिक सीमा को टच करता है या स्पर्श करने वाला देश है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के ही बंगाल से विभाजित हुआ राज्य है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत में हुआ, पूर्वी बंगाल जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे, 1971-72 के युद्ध में वो पाकिस्तान की युद्ध अलग होकर और एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। तो चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है जो भारत की सीमा को दूसरे नंबर पर टच करता है। इनकी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये क्रम आपके लिए बहुत बेहतर होगा बढ़ते से घटते हुए क्रम में। और सही क्रम किसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिए गए देशों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम में दर्शाइए, तो सही क्रम का होगा मतलब वहां से होगा। हम अफगानिस्तान से पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्रम है ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम जो होगा वो यहां से शुरू होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, सही क्रम वहां से प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो भारत की जो सर्वाधिक क्षेत्रीय सीमा भारत बांग्लादेश से टच होती है वो 4096 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, चीन जो है 2912 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ टच करती है। ठीक है, सबसे कम की अगर बात की जाएगी तो 110 या 112 किलोमीटर कहीं कहीं लिखा होता है, वो अफगानिस्तान की भारत के साथ। वो भी आगे हम बात करेंगे कि इन भारत के राज्यों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, अगली टॉपिक हमारी वहीं पे है। तो ये जो JK के POK पाक अधिकृत कश्मीर जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान भारत की सीमा से जाके जुड़ता है, POK में जाके जुड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वास्तविक नहीं माना गया है। POK एक विवादित क्षेत्र है, इसलिए वास्तविक नहीं माना गया है। भूटान की बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल सीमा को टच करने वाला देश है। पाकिस्तान हमसे, ये मैं राउंड कर दे रहा हूं, 3300। तो हम बात करेंगे भारत के जो असली सीमावर्ती देश हैं, बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं पाकिस्तान। बांग्लादेश सर्वाधिक भारतीय सीमा को छूने वाला देश है जो 4096 किलोमीटर की सीमा को छूता है। चीन दूसरे स्थान पर है जो 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है या साझा होता है। पाकिस्तान के साथ तीसरा हमारा मुल्क है जो सबसे बड़ा तीसरा भूखंड जो हमारी भारतीय सीमा को टच करता है, 3323 किलोमीटर की सीमा है। नेपाल के साथ देखा आपने, विवाद चल रहा है अभी, हमने देखा है 1752 किलोमीटर की सीमा हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 1683 किलोमीटर की सीमा टच करते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा हम स्पर्श करते हैं। और जैसा कि हमने बताया अफगानिस्तान के साथ 110 किलोमीटर की सीमा, वो भी जम्मू कश्मीर के POK क्षेत्र में हम भारत की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। ठीक है, मालदीव
ये दोनों ऐसे देश हैं जो विशुद्ध रूप से असली जलीय सीमावर्ती देश हैं, है ना। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत की जो सीमा है वो किस देश के साथ किस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए, जैसे हम थोड़ा सा अभी देखेंगे LAC और LOC की चर्चा चल रही है, तो एक हम नया टॉपिक ले देते हैं कि भारत के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और विभिन्न देश, तो ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इसको हटाने के बाद। देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं LOC को हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा रेखा, इसको क्या बोलेंगे, नियंत्रण सीमा रेखा। वही यहां पे है LAC, तो इसका जो हो जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये हो जाएगा वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा। अब यहां समझने की जरूरत जो है वो समझेंगे हम कि LOC भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध है। भारत पाक के बीच, पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल जो है वास्तविक नियंत्रण सीमा, यह एक कहते हैं ना, ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब किसी प्रकार का यहाँ पे लाइनिंग नहीं है, न ही फेंसिंग है, यह एक काल्पनिक रेखा के रूप में जानी जाती है, केवल इसका नामकरण है, और ये है भारत चीन के साथ संबंध। यानी कि जो विवाद इस वक्त चल रहा है गलवान घाटी का, वो इसी वजह से चल रहा है कि भारत और चीन के बीच जो एक्चुअल सीमा है कंट्रोल, वह एक फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग मतलब कि किसी प्रकार की बैरिकेडिंग्स नहीं है, ना ही तार है, ना ही दीवारों की रखी गई है, ना ही कोई बैरिकेडिंग्स है, इसलिए वह एक काल्पनिक रेखा के रूप में है जिसे चीन नहीं मानता आ रहा है, ठीक है। तो ये LAC ज्वलंत मुद्दा है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, भारत और चीन के बीच में ये है। नो मैंस लैंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वक्त देखा जाए तो। इंडो नेपाल, यानी कि भारत नेपाल के बीच की ये सीमा रेखा है, ठीक है। इसको हम लोग इंडो नेपाल कह सकते हैं, भारत नेपाल के बीच में नो मैंस लैंड, है ना। हम लोग वापस फिर आते हैं मैकमोहन, ये है चीन और भारत के बीच मैकमोहन, मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा चीन के साथ और भारत के साथ, ये हमारी सीमा है। रे फॉर रेड क्लिफ, ये है पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। रे पाभा, पा फॉर पाकिस्तान, भा फॉर भारत, तो रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डू फॉर डूरंड है, आ फॉर अफगानिस्तान और पा फॉर पाकिस्तान। तो डूरंड के साथ जो है वो डुआपा समझेंगे हम लोग। रेपाभा, मैचीभा, ये कन्फ्यूजन को जो कॉन्सेप्ट हमारा दूर कर देता है, एग्जाम के समय बहुत तकलीफ देता है, वो ये है कि हमने इसको ट्रिक किया है। मैचीभा चीन और भारत के साथ मैकमोहन सीमा है, रेपाभा भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी रेड क्लिफ सीमा है, और डुआपा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के साथ डूरंड रेखा है। शून्य रेखा, जिसको हम लोग जीरो लाइन रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध है, ठीक है। विश्व का बहुत बड़ा एक भूखंड, यानी कह सकते हैं कि भूमि अंतरण का जो एग्जाम्पल है, वो भारत बांग्लादेश के बीच में 2015 में किया गया है, ठीक है। एक बहुत बड़ा विवाद हमने यहाँ पे 2014 के बाद में निपटारा किया गया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी जमीनी स्तर को लेकर के। पाक जलडमरू मध्य, यह एक जलीय सीमा रेखा है जो भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है।
भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जलीय सीमा रेखा है उसे हम लोग पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे ब्रिटिश चैनल या इंग्लिश चैनल। यहाँ पे जो ये समुद्र है 1815 में वाटरलू का युद्ध यहीं पे हुआ था नेपोलियन के साथ। नेपोलियन फ्रांस का था और इंग्लैंड के साथ, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जो युद्ध हुआ था वो 1815 में नेपोलियन के साथ हुआ था और नेपोलियन पकड़ा गया था, हार गया था। तो वाटरलू का युद्ध भी आप इसके आगे यहाँ पर लड़ा गया था और फ्रांस और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रिटिश या इंग्लिश, इंग्लैंड ब्रिटिश आपको दिखाई दे रहा है। फ्रांस को याद रखना है। 1815 में वाटरलू का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। ठीक, सीज फायर, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है, सीज फायर जो शब्द है वहीं से लिया गया है। 38वीं समांतर रेखा जो है इसको समझते हैं। 24वीं समांतर रेखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। कोरिया दो भागों में टूटा, तो एक है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। इन दो देशों के जो पड़ोसी एक ही देश के दो हिस्से हुए हैं, वैसे ही ये इनके बीच की समांतर रेखा है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं। ये हमारा 24वीं समांतर रेखा है जो, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 24वीं समांतर रेखा जो है ये गुजरात के रण जिसे हम लोग कच्छ कहते हैं और ये पाकिस्तान से जोड़ता है। पाकिस्तान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, भारत इसको स्वीकार कर रहा है। गुजरात के रण कच्छ से ये भारत की जो सीमा जुड़ती है पाकिस्तान के साथ, इसको 24वीं समांतर रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से LAC सीमा को चीन स्वीकार नहीं कर रहा है। हम लोग आते हैं 10 डिग्री चैनल। ये कुछ चैनल्स हैं जो उसको हम ट्रिक से समझ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को जोड़ता है। कोको द्वीप चैनल है जो अंडमान को म्यांमार से जोड़ता है, यानी कि ये आंतरिक सीमा है, चैनल है, निकोबार और अंडमान को जोड़ता है। ये अंडमान को म्यांमार से जोड़ता है, दूसरे देश से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मालदीव मिनिकॉय जो क्षेत्र है लक्षद्वीप का, उससे जोड़ता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ता है। लक्षद्वीप हमारा एक ऐसा टापू है जिसको हम GS में सन ऑफ सी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको समुद्र पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो इस टापू को समुद्र का पुत्र कहा गया है, सन ऑफ सी कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हम चर्चा करेंगे।